हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशन का ही अगला पार्ट, ठीक है। और उस पार्ट का नाम है केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। स्टूडेंट, ये जो केप्लर थे इन्होंने ही बताया कि जो प्लैनेट मूव कर रहे हैं। इससे पहले स्टूडेंट जितने भी साइंटिस्ट आए थे तो कंक्लूजन ये निकला था, इसमें क्या है स्टूडेंट, थ्री लॉ है, ठीक है। इसके पहले स्टूडेंट कंक्लूजन ये निकला था कि बीच में क्या है, सन है और उसके चारों तरफ क्या है, अर्थ घूम रहा है, ठीक है। पहले का जो कंक्लूजन था वो था सर्कुलर, ठीक है ना। ऑर्बिटल जो है वो सर्कुलर है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री भी देख लेते हैं, उसके बाद नहीं तो समझ नहीं आएगा कि ये ऐसा क्यों कहा, ठीक है ना। इसमें सर्कुलर है, सर्कुलर कहने का मतलब हो जाएगा कि सेंटर से लेके यहाँ यहाँ हर डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट, बराबर होगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस बराबर है तो 12 महीने क्या होना चाहिए स्टूडेंट, अर्थ को इक्वल अमाउंट में क्या होना चाहिए, सनलाइट रिसीव होगा। अगर इक्वल अमाउंट में सनलाइट रिसीव होगा तो मौसम क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहला जो ड्रीम एडिट था, जिसके पहले जितने भी थ्योरीज आए वो सब कहे कि सर्कुलर ऑर्बिट है, जो गलत हो गया, ठीक है ना। अगर सर्कुलर ऑर्बिट होता तो क्या होता है स्टूडेंट कि हमारा जो अर्थ है उसमें सीजन का वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये था इसका ड्रॉबैक। स्टूडेंट इसको रब कर दे रहे, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। इसके बाद जो ये आए, इसके पहले 4-5 थ्योरी आ चुका है, ठीक है ना। जैसे हर सब्जेक्ट में क्या है, 4-5 थ्योरी आई है। जैसे एटम में हम लोग देखेंगे, एटम में भी बहुत सारे थ्योरीज आए जो पीरियोडिक टेबल के हैं, 4-5 थ्योरी उसमें भी डिस्कार्ड किए गए। उसके बाद क्या हुआ, एक प्रॉपर थ्योरी आया। उसके पहले भी क्या है, उसी तरह फिजिक्स में भी है, बायो में भी है, ठीक है ना। तो हर जगह क्या है, पहले गलती हुआ उसी से तो इंसान सीखता है, ठीक है ना। स्टूडेंट, अब जो कहा गया ये पहला, इसका पहला स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट, केप्लर का जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या है, प्लैनेट जो मूव कर रहा है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो प्लैनेट मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, in which sun is situated at one of the two foci, ठीक है। फोकाई मतलब स्टूडेंट फोकस का क्या है, प्लूरल फॉर्म है, ठीक है ना। स्टूडेंट, एक इलिप्स जो होता है वो उसका जो शेप होता है स्टूडेंट वो लगभग ऐसा होता है, ठीक है ना। मतलब ओवल शेप जो होता है ना, अंडाकार, वैसा होता है, ठीक है। इसमें दो फोकस होते हैं, एक फोकस यहाँ है, एक फोकस यहाँ है, ठीक है। तो सन मान लेते हैं क्या कि यहाँ पे है, ठीक है, और एक फोकस खाली है। और जो अर्थ है स्टूडेंट वो इसके चारों तरफ मूव कर रहा होता है, ठीक है। अर्थ जब मूव कर रहा है स्टूडेंट तो एक समय ऐसा है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट, अर्थ जो मूव कर रहा है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर अर्थ इस डायरेक्शन से मूव कर रहा होता है, ठीक है ना, अर्थ यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर वापस मूव करके कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो मूव करते हुए जाएगा। स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सन से नजदीक आ गया, यहाँ से गया तो सन से बहुत ज्यादा दूर हो गया, ठीक है ना। तो दूर हो गया ना और नजदीक आ जाना, इससे क्या होता है, सीजन में वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टूडेंट, सीजन में वेरिएशन के लिए अगर अभी हम बोलेंगे तो आप लोग हंसिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सूर्य के भले ही नहीं दिखे लेकिन यहाँ पे विंटर सीजन होगा, ठीक है ना। सूर्य से दूर होने की वजह से भी क्या है, यहाँ पे समर सीजन होगा। लेकिन आप लोग कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, लेकिन रियलिटी यही है, ठीक है। तो स्टूडेंट, वो सब ज्योग्राफी है, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट नहीं किए हैं, मतलब आगे भी नहीं करेंगे भी, ठीक है। स्टूडेंट, फर्स्ट आप लोग बस इतना याद रखिए कि सन से नजदीक जो रहता है तो विंटर सीजन रहेगा, ठीक है। स्टूडेंट, यहाँ पे पहला तो हो गया कि प्लैनेट जो मूव कर रहा है, और स्टूडेंट यहाँ पे जो ये जो इलिप्टिकल पाथ आया है तो इसमें क्या क्या है कि ये दोनों का, इसका एक्सपेरिमेंट हम थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहे हैं।
इन दोनों के ऊपर क्या रखा है, एक कोई 15 पॉइंट चीज रखा गया, फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, और उस पेंसिल को क्या कर दिया, धागे से बांध दिया गया, और धागे से बांध देने के बाद क्या है, एक रेडियस से उसको खींच दिया गया, और रेडियस से जो खींचा गया तो यही हम लोगों को फॉर्मेशन हुआ, यही ऑर्बिटल मिला हम लोगों को, और इस ऑर्बिटल का नाम क्या है, एलिप्टिकल, ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। अब स्टूडेंट इसका जो सेकंड है, अब स्टूडेंट यहाँ पे एरिया वाला है, ठीक है ना, तो स्टूडेंट मान के चलते हैं क्या कि ये एरिया और ये एरिया इज इक्वल टू दिस मच ऑफ एरिया, ठीक है। मोर और लेस स्टूडेंट ये दोनों एरिया क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। बराबर जो होगा स्टूडेंट कंसीडर कर लीजिए, ठीक है ना, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। यहाँ का जो एरिया का हम लोग निकालेंगे इस आर्क वाले का और इधर का इस आर्क वाले का, तो एरिया क्या होगा स्टूडेंट, बराबर निकलेगा। बराबर निकलेगा तो आप लोग को लग रहा होगा कि जब ये प्लेनेट सन से बहुत दूर है तो ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही ट्रेवल करेगी, ठीक है। अब जब सन से नजदीक है तो यहाँ से इतना दूर तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है ना। स्टूडेंट ये देखिए कि ये इतना लग रहा है और ये छोटा सा लग रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जब सन जो प्लेनेट है जब सन से दूर रहता है तो उसका जो स्पीड होता है वो स्लो हो जाता है, और जब सन के करीब रहता है तो जितना टाइम यहाँ लगा है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर T1 लगा है तो यहाँ पे भी उतना ही लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे फर्क क्या है, ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, एरिया सिर्फ जो स्वाइप किया है वो अलग अलग है, लेकिन जो टाइम है वो इक्वल है। यहाँ से यहाँ जाएगा मतलब धीरे धीरे मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ गया ज्यादा मतलब स्पीड में मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो पहला हो गया, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक सेकंड स्टूडेंट, दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कि जितने भी प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जितने प्लेनेट है ऑल द प्लेनेट मूव स्टूडेंट, यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख लेते हैं एरिया, ठीक है ना, एरियाज लॉ। प्लेनेट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम that is covers। स्टूडेंट इसका मतलब तो समझ गए ना, इसको समझाने के और इसे सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। इट मीन्स प्लेनेट स्पीड इंक्रीजेस when close to sun and speed of revolution, या फिर स्पीड सिर्फ लिखिए, स्पीड डिक्रीजेस when far from sun। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि सन से जब नजदीक रहेगा तो वहां पे स्पीड प्लेनेट का बढ़ जाता है, और जो सन मतलब जब सन से दूर रहेगा तो वहां पे स्पीड घट जाता है। स्टूडेंट तीसरा लॉ कह रहा है कि जो रेडियस है, ठीक है ना, ये जो लाइन है, तो जो रेडियस है स्टूडेंट वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग ये पहला क्या है, ऑर्बिटल लॉ है, दूसरा हो जाएगा हमारा प्लेनेट लॉ हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा स्टूडेंट टाइम लॉ। तो टाइम लॉ के अनुसार क्या है स्टूडेंट, रेडियस का जो क्यूब होता है, ठीक है ना, क्यूब ऑफ, सिंपली लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड सन इज
directly proportional to square of प्राइम ब्रैकेट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे आर क्यूब क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये स्टूडेंट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। रेडियस अगर नजदीक है तो ट्राइन क्या लगेगा स्टूडेंट, मतलब वो इक्वल है, ठीक है ना। जितना ज्यादा दूर हम लोग जाएंगे, जैसे मरकरी हो गया, उसको ट्राइन कितना लगता है, बहुत कम दिन लगता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली साइन 84 डेज लगता है, ठीक है ना। वेनस हो गया तो उसको 180 दिन के आसपास लगता है, 182 है शायद। और उसके बाद जो हमारा जो प्लेनेट है वो क्या है 365 डेज एंड 1/4, ठीक है। तो और उसके बाद जो मास आ जाएगा स्टूडेंट, तो 365 इंटू 2, मतलब कि डबल अप्रोक्सीमेटली मल्टीप्लाइड होते जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग और क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, कैपिटल्स का जो लॉ है स्टूडेंट, तो इससे हम लोगों को क्या क्या पता चल सकता है कि अगर हम लोगों को रेडियस पता है, मान लेते हैं कि हम लोगों को तो आज पता है स्टूडेंट के जो मरकरी है वो 84 डेज में कवर अप कर देता है, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, अर्थ और मरकरी के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, मरकरी और सन के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो जो डिस्टेंस होता है वो, या फिर अगर हम लोगों को कोई प्लैनेट का डिस्टेंस पता है कि ये सन से इतना मीटर दूर है, ठीक है, इतना किलोमीटर या इतना करोड़ किलोमीटर दूर है, तो हम लोग उससे पता लगा सकते हैं कि उसको जो उसका जो टाइम होगा एक बार स्वाइप करने का, तो एक ये जो टाइम है स्टूडेंट वो एक बार कंप्लीट रिवॉल्यूशन का है, ठीक है ना। तो एक रिवॉल्यूशन में उसको कितना टाइम लगेगा वो हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग इसके आगे लिखेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट, यहाँ तक लिख लिया होगा, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है न्यूटन का थर्ड लॉ और ग्रेविटेशन में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। न्यूटन थर्ड लॉ एंड ग्रेविटेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो कहता क्या है कि व्हेन देयर इज एन एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब भी कोई एक्शन होगा तो उसके कॉन्ट्रास्ट में क्या होगा, जैसे पहला बॉडी है वो किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाया है, ठीक है, तो एक्शन किया है, तो दूसरा बॉडी में क्या करेगा, रिटर्न में इक्वल अमाउंट में बट इन अपोजिट डायरेक्शन रिस्पॉन्स करेगा, और उसी रिस्पॉन्स को हम लोग रिएक्शन कह देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि व्हेन अर्थ exert a force of attraction on any body, then the body also exert an visual student also exert an equal force of attraction but in opposite डायरेक्शन। तो स्टूडेंट ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा कि उसको रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फोर्स क्या है स्टूडेंट, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो स्टूडेंट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, F/m होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। मास अगर ज्यादा रहेगा तो एक्सीलरेशन बहुत कम होगा, मास अगर कम रहेगा तो एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट इसको हम समझते हैं, जैसे ये मान लीजिए ये अर्थ है
और यहाँ पे क्या किए हम लोग स्टूडेंट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई एक बॉडी है, ठीक है। इसका क्या है स्टूडेंट, मास m है और इसका मास है कैपिटल M, और जो कैपिटल M है स्टूडेंट वो मच ग्रेटर देन है स्मॉल m से, ठीक है, बहुत ज्यादा है स्टूडेंट। ये इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक, ये जो फोर्स लगा रहा है ये छोटा बॉडी है, ठीक है ना, मास कम है, तो मास कम होने की वजह से एक्सीलरेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और ये एक्सीलरेट करेगा इसके तरफ, ठीक है, जो हम लोगों को विजिबल भी होता है। उसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर स्टूडेंट ये भी तो इस पे फोर्स लगाएगा, इसका मास क्या स्टूडेंट, बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये अगर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इसका, तो इसका मास हम लोग क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, इसके सामने अगर ये छोटा सा गेंद है तो इसका मास उसके सामने इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट अर्थ का जो मास है वो कितना है, 6 × 10⁻24 kg है अर्थ का मास, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट अगर 100 किलो का मान लेते हैं, ठीक है ना, फिर भी कितना हो जाएगा, अगर डिवाइड होगा तो ये 6 इंटू, मतलब कि अगर उसका रेशियो निकालते हैं तो 6 × 10⁻22 kg टाइम्स क्या है, ज्यादा है, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा रहेगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यही चीज हम लोगों को लिखना है, सिंस एवरी बॉडी, सिंस यहाँ पे सिंपली हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं, सिंस मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज, ठीक है, therefore acceleration produced in it is very small, ठीक है, such that we cannot observe it moving toward any other object। ऐसा हम लोगों को कभी नहीं देखने को मिला कि वहां पे गेंद है, अर्थ क्या हो रहा है, पुश करते हुए वहां चला जा रहा है, ठीक ना, मतलब अर्थ उस गेंद की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जब भी होगा ये गेंद यहाँ आएगा, ना कि ये अर्थ यहाँ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में, स्टूडेंट आप लोग इसको नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट वो है फ्री फॉल। कोई भी चीज हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो छोड़ देने के बाद क्या होता है कि यही वाला कॉन्सेप्ट वहां पे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्टूडेंट यहाँ तक लिखिए, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक है वो है फ्री फॉल, और उसी में हम लोग देख लेंगे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो स्मॉल जी का वैल्यू हम लोग जो न्यूमेरिकल बनाते समय 9.8 यूज करते हैं, तो वो आया कहां से, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो टॉपिक लिखने वाले हैं वो है फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल स्टूडेंट आप लोग अंदाजा लगा सकते होंगे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसको क्या कर दिए, किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप कर दिए, तो वो क्या होगा, अर्थ क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा अर्थ का उस बॉडी पे, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, पुलिंग फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, तो वो उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, कोशिश नहीं करेगा, खींच ही लेगा, ठीक है ना। तो कोशिश करना बोलना मतलब कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की बेइज्जती होगी। तो स्टूडेंट फ्री फॉल का मतलब क्या हो जाएगा, फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट freely under the gravitational force of earth। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है स्टूडेंट, उसी फोर्स, वो जो फोर्स लगा रहा है उसी के फोर्स के अंदर में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है, ठीक है ना, उसको कहेंगे फ्री फॉल, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल के कंडीशन में जा रहा है उसको कहेंगे हम लोग फ्रीली फॉलिंग बॉडी या फिर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। और यहां पे लिख लीजिए द ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग फ्री फॉल इज नोन एज फ्रीली फॉलिंग
फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट। अब वो ऑब्जेक्ट गिर रहा है स्टूडेंट, ठीक है ना, यहाँ पे रखे हैं, उसको छोड़ दिए तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u 0 होगा, ठीक है ना। हम लोग फेंके नहीं, हम लोग बस ड्रॉप कर दिए, वो रखा हुआ था उसको छोड़ दिए, रखा हुआ है मतलब कि वो रेस्ट पोजीशन पे है। तो सॉरी स्टूडेंट, वो क्या है, इनिशियली रेस्ट पे है, लेकिन रेस्ट पे आने के बाद क्या होता है कि वो उसको जैसे ही रिलीज करते हैं तो वो क्या होता है, नीचे आता है स्टूडेंट। तो वहां पे कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन काम करेगा, ठीक है ना, फोर्स काम कर रहा है। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो उस बॉडी में कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा और फाइनली वेलोसिटी कुछ तो होगा जिस वेलोसिटी से वो अर्थ के सरफेस को छू रहा है, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी छूने के बाद 0 होगा, लेकिन अर्थ का सरफेस यहाँ है तो उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, उसी वेलोसिटी से वो अर्थ के तरफ गिरेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक सेकंड स्टूडेंट, ये एक स्टूडेंट पानी पीने दीजिए एक मिनट। हाँ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगला क्या है कि वो बॉडी जब फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जब नीचे गिर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, एक्सीलरेशन। तो स्टूडेंट एक्सीलरेशन किसकी वजह से हुआ है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्टूडेंट इसमें ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है, टोटल एक्सीलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या कह सकते हैं हम लोग, द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल होता है, जो जी का जो वैल्यू है स्टूडेंट वो 9.8 मीटर होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इट्स यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन लिख देते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी, ठीक है स्टूडेंट, और g इज इक्वल टू 9.8। एक्सीलरेशन केस में होता है स्टूडेंट मीटर पर सेकेंड में होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका भी होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, ठीक है। तो डिराइव करने का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि f क्या होता है, जो न्यूटन जो क्या बोलते हैं उसको, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से क्या है, f इज इक्वल टू जी m बाई आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे m क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ, और ये m क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी। ऑल्सो क्या है स्टूडेंट, जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या मिला था हम लोगों को, F इज इक्वल टू ma, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और स्टूडेंट ये हो जाएगा हम लोगों को क्या, फ्रॉम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब स्टूडेंट दोनों साइड का एलएचएस सेम है, स्टूडेंट इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट की सिंस एलएचएस आर सेम देयरफॉर आरएचएस मस्ट आल्सो बी इक्वल, ठीक है, दैट इज जी mm बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू ma, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, हालांकि मिस्टेक नहीं, वो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग g लिखेंगे, ठीक है ना, ये एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ही क्या हो जाता है हम लोगों का, अच्छा इसको आगे लिख देंगे, ठीक है ना, a की जगह पे हम लोगों को g से रिप्लेस करना है, मास को हटा देंगे स्टूडेंट, मास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे विजिबल तो है नीचे, हाँ स्टूडेंट यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस a इज एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी सो कैन बी रिप्लेस्ड बाय g, ठीक है ना। स्टूडेंट अब g से क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ से कंक्लूजन क्या मिल रहा है,
लेकिन यहाँ पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट है कहीं पे नहीं है, मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी, वो बॉडी का क्या मास है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। हेंस एवरी बॉडी फॉल्स टू द अर्थ सरफेस विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन होगा स्टूडेंट वो कांस्टेंट होगा, और जो जी का वैल्यू है, अच्छा यहाँ तो लिख ही दिए है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा इसी एक्सेलरेशन की वजह, इसी एक्सेलरेशन के वैल्यू से क्या होगा नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट जी का जो वैल्यू है वो 9.8 कैसे आया है वो हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट आज का क्लास शायद हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो, पौने 1 घंटा तक हो जाए, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, हम लोग कंप्लीट करके उठेंगे, ठीक है। स्टूडेंट इसको लिखिए, स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसको रब करेंगे, और इसके बारे में कुछ बातें और हैं जो हम लोगों को जाननी है, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये वैल्यू देखेंगे, उसके बाद ठीक है स्टूडेंट इसको रब कर रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है हम लोगों का, G इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट आप लोग वहीं से कंटिन्यू कर दीजिएगा, ठीक है ना, कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं किया अभी। तो स्टूडेंट यहाँ पे G का वैल्यू क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है। ये कैपिटल एम क्या है स्टूडेंट, मास ऑफ अर्थ है, और मास ऑफ अर्थ कितना है स्टूडेंट, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है स्टूडेंट, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 स्क्वायर है। तो स्टूडेंट इसको एक और बार लिख दीजिए, ठीक है ना। स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आया था हम लोगों का, अप्रोक्सीमेटली कट के 1 बचेगा और यहाँ पे 10 बचेगा, 1 इंटू 10, ठीक है ना, तो 10 के अप्रोक्सीमेटली था। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, मास 1 के लिए हम लोग लिए थे, तो ये 9.8 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। 9.8 न्यूटन या फिर इसको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट 9.8 न्यूटन नहीं होगा, जो तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये रहा एक चीज। अब स्टूडेंट इसमें मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं कर रहा, यहाँ पे रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना स्टूडेंट कि सिंस जी डिपेंड्स ऑन रेडियस, रेडियस इसका रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ का मतलब हो जाएगा कि रेडियस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ बॉडी। तो इसमें बॉडी कितना भी दूर हो, 6400 किलोमीटर है, ठीक है ना। अगर 1-2 किलोमीटर ऊपर अगर जा भी रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। 6400 किलोमीटर की जगह हम लोग 6401 किलोमीटर या 6400 की जगह 6500 भी कर देते हैं 100 किलोमीटर में, तो उससे भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन हम लोग उसको नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो रेडियस जो है वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है जी का वैल्यू ऑफ अर्थ, एंड वी नो दैट अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर। स्टूडेंट अर्थ परफेक्ट स्फीयर है नहीं, अर्थ का अगर कोई बोले कि वो कुछ इस टाइप का दिखता है तो ये गलत है, ठीक है ना स्टूडेंट, वो कुछ इस टाइप का हम लोगों को दिखता है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये आर है और ये आर, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो आर है वो ग्रेटर होता है
स्मॉल वाला आर से, ठीक है ना। मतलब कि इक्वेटर का जो लाइन है वो क्या है, वो लॉन्गेस्ट लाइन है, और जो ये क्या बोलते हैं इसको, लॉन्गिट्यूड है, ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूड कहाँ से कहाँ जाता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाता है, ठीक है ना। और इक्वेटर है 0 डिग्री पे। तो स्टूडेंट इक्वेटोरियल लाइन जो है वो क्या है, बड़ा है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, परफेक्ट स्क्वायर हेंस रेड आर इज ग्रेटर एट इक्वेटर एंड लीस्ट एट पोल, ठीक है। तो रेडियस क्या है, इक्वेटर पे ज्यादा है और पोल पे कम है। तो जी इज लेसन एट इक्वेटर एंड मोर एट पोल। तो पोल के पास जो होगा स्टूडेंट, वो जी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट, ठीक है ना, एज कंपेयर टू इक्वेटर। इक्वेटर के पास का जो रेडियस है स्टूडेंट वो काफी ज्यादा है, और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि क्या, कि जो इक्वेटर के पास क्या है, रेडियस ज्यादा होने की वजह से जी का जो वैल्यू होगा वो कम होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कह सकते हैं पोल पे होगा, और मोर का मतलब मैक्सिमम और लेसर का मतलब लीस्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे रिलेटेड और कोई बातें हैं स्टूडेंट, तो हम लोग उसको भी देखते हैं। नहीं स्टूडेंट, इससे रिलेटेड और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड एक और चीज है स्टूडेंट कि जी का जो वैल्यू होता है, जैसे जैसे स्टूडेंट ये क्या है, प्यारा सा अर्थ है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए क्या कि ये सेंटर है ओ, और कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है ना स्टूडेंट। ये h हाइट ऊपर गया है और कोई ऑब्जेक्ट h हाइट तक नीचे चला गया, ठीक है। तो ऊपर जब जा रहे हैं तो क्या हम लोग क्या ऊपर जा रहे हैं तो रेडियस बढ़ रहा है। रेडियस जो बढ़ रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, जी का वैल्यू कम होगा, तो बिल्कुल कम होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे टॉपिक लिख लीजिए, वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट एंड डेप्थ, ठीक है। तो पहला केस लेते हैं स्टूडेंट हाइट का। तो व्हेन, तो स्टूडेंट सिंपली हम लोग लिख देते हैं क्या कि डिक्रीजेस विथ हाइट, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाएंगे स्टूडेंट, तो रेडियस इंक्रीज कर रहा है, रेडियस इंक्रीज करेगा तो ये घटेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे डेप्थ। क्या होगा स्टूडेंट, डिक्रीजेस विथ डेप्थ। आप लोग कहोगे स्टूडेंट कि रेडियस तो घट रहा है, रेडियस घट रहा है तो कायदे से कि ये इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता स्टूडेंट, अब हम लोग उसको देखते हैं। जब हम लोग एटमॉस्फेयर में है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर क्या है, बहुत थीन लेयर है एयर का, और वहां पे हम लोगों को डेंसिटी ऑफ एयर बहुत कम है एज कम्पेयर टू इनर डेंसिटी। जब डेंसिटी अंदर का क्या है स्टूडेंट ज्यादा है और बाहर का कम है, तो यहाँ पे जो हम लोग रेडियस यूज कर रहे हैं, ठीक ना, सॉरी रेडियस नहीं मास, तो मास वाला जो वहां पे हम लोग यूज करेंगे तो वो हो जाता है वॉल्यूम से रिलेटेड, ठीक है ना, सॉरी हाँ वॉल्यूम और किससे, डेंसिटी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग जान रहे हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो स्टूडेंट डेंसिटी क्या होता है, अर्थ का कुछ ना कुछ डेंसिटी भी है, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये पर स्फीयर का ही वॉल्यूम है, लेकिन अर्थ स्फीयर ना होने की वजह से बावजूद भी हम लोग इसको रेडियस मतलब स्फीयर कंसिडर करते हैं जब नीचे जाते हैं तब, ठीक है। तो स्टूडेंट रेडियस की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे रेडियस ऊपर आ गया, ठीक है ना। रेडियस अब कम हो रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रेडियस यहाँ है, रेडियस यहाँ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है ना। तो रेडियस घटेगा तो ये भी घटेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग अगर इस वाले फॉर्मूला को लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि g क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जी एम बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है जी एम क्या है रो इंटू वी बाय आर स्क्वायर, और क्या है स्टूडेंट जी रो वॉल्यूम क्या है स्टूडेंट 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब यहाँ पे स्मॉल आर ही यूज करेंगे हम लोग,
आर क्यूब आर स्क्वायर, ये कट के ये क्या हो जाता है स्टूडेंट, रेडियस के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो रेडियस क्या होगा, घटा रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, g का वैल्यू घटेगा, ठीक है स्टूडेंट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। ये इतना आसान नहीं है, यहाँ पे आपके लेवल में बस जितना जरूरी था, मतलब कि जिस तरीके से आप समझ सकते हैं उसी तरीके से समझाए हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन 11वीं क्लास में इसका डेरिवेशन है, बाइनोमियल थ्योरम इसमें लगेगा अपर में भी और लोअर में भी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग 11th पे देखेंगे। अभी बस ये है कि बहुत सारे हमको भी कंफ्यूजन हुआ था और हमारे टीचर्स ने ऐसा कुछ बताया नहीं था, बोला था कि बुक में है रट लो, ठीक है ना, कि ऊपर भी घटेगा नीचे भी घटेगा और धरती के सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। सेंटर पे पहुंचेंगे तो जीरो होगा, तो सेंटर पे पहुंच रहे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, एट सेंटर। तो एट सेंटर पे क्या होगा स्टूडेंट, जीरो। क्यों होगा जीरो, ये हमारे टीचर्स ने बताया था, 11th में बताया, 9th में नहीं बताया था। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, रेडियस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेंटर पे जब पहुंच जाएंगे तो रेडियस क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो पूरा का पूरा इक्वेशन जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो हम लोगों का जी भी जीरो होगा। तो स्टूडेंट हमारा जो सेंटर पे जो ग्रेविटी है वो जीरो हो जाता है। तो सेंटर पे ग्रेविटी जीरो होने की वजह से सेंटर पे जो हमारा जो मास बोलते हैं, मास तो हमारा जो है वो रहेगा ही, हमारा जो वेट होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है ना। सो आवर वेट एट सेंटर इज जीरो, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं नॉट मास, ठीक है ना। मास जीरो नहीं होगा, जो वेट है वो जीरो हो जाता है। वेट क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है स्टूडेंट। आई थिंक यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप लोग इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो मोशन का जो इक्वेशन है, जैसे हम लोगों ने देखा था 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एस, ठीक है ना। तो स्टूडेंट वो फ्री फॉल के केस में क्या होगा, उसमें भी दो कंडीशन है, फ्री फॉलिंग ऊपर से नीचे छोड़ रहे हैं और कभी कभी नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है स्टूडेंट। इसको रब कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट, इसको हम लोग डिराइव नहीं करेंगे, क्या हो रहा है इसमें हम लोग वो देखते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट पहला यहाँ पे क्या बॉक्स बना लीजिएगा, जनरल इक्वेशन। तो स्टूडेंट जनरल इक्वेशन क्या है, ए बी सी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एस, ठीक है। ये हो गया हमारा जनरल इक्वेशन। तो अब अगला केस क्या हो जाता है स्टूडेंट, फ्रीली फॉलिंग, ठीक है। तो फ्रीली फॉलिंग में क्या होता है स्टूडेंट कि ए जो होता है वो जी के बराबर होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी टी हो जाता है, ठीक है। ये भी एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट और ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज है कि व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं मतलब स्टूडेंट कि अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहा है। अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहा का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे जो ए होगा स्टूडेंट, यहाँ पे ए माइनस जी के बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट फेंके वो गिरते ही रहता है, वो तो बीच में अर्थ का सरफेस आ जाता है, ऑब्स्टेकल के रूप में काम करता है, इसलिए उसका
रोक देता है। लेकिन ऊपर तो क्या है, एयर है, खाली है, ऊपर से कोई क्या है, रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन ऊपर में क्या हो रहा है, एयर रेजिस्टेंस तो है और दूसरा ग्रेविटी भी काम कर रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होता है, इसलिए यहाँ पे जो साइन है वो अपोजिट हो जाएगा, डेट इज नेगेटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये u है और s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी। और एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे ट्री नहीं होगा, जी एस होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे भी जी एस होगा। एस लीजिए या फिर एच लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एच हाइट हो जाएगा और एस हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब अर्थ से लेके वहां, और वो भी क्या होगा, हाइट ही होगा, क्योंकि हम लोग हाइट को जो नापेंगे स्टूडेंट, ये अर्थ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से ही नापेंगे, ठीक है ना, इस रास्ते से तो जाएंगे नहीं, तो दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, हाइट लीजिए या फिर डिस्टेंस लीजिए, वो सेम रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए। अगर स्टूडेंट इसमें दो तीन बातें भी हैं कि फ्री फॉल के केस में क्या होगा स्टूडेंट, इनिशियल वेलोसिटी जो u होता है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा केस में है कि अपवर्ड थ्रो के केस में, अपवर्ड थ्रोन के केस में जो फाइनल वेलोसिटी होगा स्टूडेंट, जो v होगा वो 0 होगा। इस कंडीशन में u 0 होगा और इस कंडीशन में v 0 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को स्टूडेंट। बस यही तक था, इसके बाद थोड़ा सा और हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है स्टूडेंट लेक्चर, आज 5-10 मिनट बेसिक नहीं स्टूडेंट, आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग देखेंगे मास और वेट में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन आता है आप लोगों को स्कूल में क्या आएगा ज्यादा से ज्यादा, ये हो गया मास और ये हो गया वेट। ठीक है, इसमें मास में क्या लिख सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसके अंदर कितना मैटर है। ठीक है ना, मैटर किसको बोलते हैं स्टूडेंट, आप लोग जान रहे होंगे, एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस। ठीक है स्टूडेंट, अब वेट के केस में क्या लिखेंगे, फोर्स with which it is attracted toward the center of earth। वो अर्थ के सेंटर के toward किस फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, उसको कहेंगे वेट। और ये क्या है स्टूडेंट, स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब 5 किलो 10 किलो 50 किलो यही होगा। और इस कंडीशन में क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ठीक है स्टूडेंट, इस केस में जो एसआई यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, केजी, और इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये क्या है, फोर्स है। फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है ना, यहाँ लिख दिया सिंस एफ इज इक्वल टू एम ए, मास केजी और एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और स्टूडेंट इसके बारे में और क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट एट एवरीवेयर।
कहीं भी ले जाइए, दुनिया में किसी कोने में ले जाइए, या दुनिया जमीन के अंदर ले जाइए पाताल में, या फिर जमीन के ऊपर ले जाइए आकाश में, ठीक है ना। आकाश और पाताल जान रहे हैं स्टूडेंट, आकाश ऊपर हो गया, पाताल नीचे हो गया, ठीक है। तो आकाश और पाताल में हर जगह ये सेम रहेगा, लेकिन इसका वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। चेंजेस एट एवरी प्लेस, ठीक है। क्यों होगा चेंज? एज जी इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। जी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। 9.8 हम लोग लेते हैं वो अर्थ के सरफेस पे लेते हैं, लेकिन वही अगर 50 किलोमीटर नीचे ले जाएंगे इसको और 50 किलोमीटर इसको ले जाएंगे नीचे, तो ये 5 kg है, तो 5 kg ये रहेगा, ये अर्थ के ऊपर 5 kg था, तो इसका वेट मतलब 5 kg का मतलब कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन का फोर्स, तो नीचे ले जाएंगे तो वो घटेगा, ठीक है। इसको अर्थ के सेंटर पे ले जाने के बाद क्या होगा? जीरो नहीं होगा, लेकिन ये अर्थ के सेंटर पे अगर ले जाएंगे किसी वेट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, या फिर कोई सामान को, मान लीजिए 5 किलो चीनी ले जा रहे हैं, ठीक है ना, अर्थ के सेंटर पे रखेंगे तो वो 0 न्यूटन का फोर्स लगेगा उस पर, ठीक। कैन नॉट बी 0, ठीक है। यहां पे लिख दीजिए 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर पे क्या होगा स्टूडेंट? 0 होगा। और स्टूडेंट और इससे रिलेटेड कोई बात जो आप लोग जान रहे हैं तो स्टूडेंट आप लोग उसको लिख सकते हैं। स्टूडेंट मेरे ख्याल से इसमें बस इतना ही, 5 डिफरेंस मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आप लोगों को पूछेगा नहीं। स्टूडेंट आज का एक आखिरी टॉपिक है जो मतलब कि जी का जो वैल्यू होता है वो अर्थ पे अगर 1 है तो जो मून पे होता है वो 1/6 क्यों होता है, ठीक है ना। हम लोग उसको देखेंगे और आज की क्लास छुट्टी हो जाएगी। 5 मिनट और स्टूडेंट, ठीक है ना। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। स्टूडेंट इसको लिख लिया? ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम लोग निकालने वाले हैं वेट ऑफ बॉडी ऑन मून, ठीक। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? कुछ डेटा है वो हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट वेट, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का वेट होगा m, ठीक है। मून का वेट स्टूडेंट मान लेते हैं कैपिटल M, ठीक है। अर्थ का वेट स्टूडेंट, अर्थ का जो वेट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स द वेट ऑफ मून, 100 गुना ज्यादा है, ठीक है। अगला रेडियस ऑफ मून r, रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है स्टूडेंट वो 4 गुना ज्यादा होता है अर्थ का, मतलब कि ये कितना है? 1600 किलोमीटर का रेडियस है और ये 6400 किलोमीटर का है, ठीक है। ये अगर r है तो ये 4 टाइम्स ऑफ r है, ठीक है स्टूडेंट। अर्थ का जो मास है वो 6 × 10⁻24 है और मून का जो मास है वो है 7 पॉइंट समथिंग और इंटू 10⁻22, तो लगभग 100 हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट जी का वैल्यू हर जगह एक ही रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट जी का वैल्यू हम लोग बाद में लिखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे अब हम लोग निकालेंगे क्या? फोर्स नहीं, हम लोगों को निकालना क्या है? वेट निकालना है, ठीक है ना। वेट एट मून, ठीक है ना। तो वेट मून का क्या हो जाएगा? वेट क्या होता है स्टूडेंट? फोर्स होता है, ठीक है ना। और फोर्स क्या होता है स्टूडेंट? जी एम बाय, वहां पे कैपिटल आर है तो ये r² हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहां पे निकालेंगे वेट ऑन अर्थ। अर्थ पे क्या होगा स्टूडेंट? वेट और फोर्स एक ही चीज है, तो जी एम मास ऑफ अर्थ कितना है स्टूडेंट? 100 टाइम्स, ठीक है। तो 100 टाइम्स ऑफ m और ऑब्जेक्ट का मास तो सेम रहेगा और रेडियस कितना है स्टूडेंट? 4r का स्क्वायर,
तो स्टूडेंट हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कि 100 टाइम्स ऑफ जी एम एम बाय 4 या 16r², लिख सकते हैं बिल्कुल। अब स्टूडेंट इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अब क्या करना है, वेट ऑन मून इज टू वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू जी एम एम बाय r²। यहाँ पे अगर स्टूडेंट डिवाइड दे रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 100 जी एम एम बाय 16r²। जी एम एम कट जाएगा, r² कट जाएगा, बचेगा क्या स्टूडेंट, यहाँ पे 16/100 मतलब 16 × 6 = 96, तो 1/6 लगभग, ठीक ना। यहाँ इक्वल नहीं है स्टूडेंट, ये लगभग है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 टाइम्स द वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट आज की क्लास बस ओवर हो गई है, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो बंद कर रहे हैं।